Everyone, today we are going to look the topic hypertensive vascular diseases. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा सिस्टमिक और लोकल टिश्यू का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहना चाहिए नॉर्मल रेंज में, कि कोई भी मतलब ख़राब चीज़ में हमारे बॉडी में ना हो। जैसे अगर किसी इंसान में लो प्रेशर हो गया, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब कि ऑर्गन परफ्यूजन में मतलब कमी हो जाएगा, ऑर्गन को अच्छे से परफ्यूजन नहीं होगा, दैट कुड लीड टू डिसफंक्शन एंड फिर टिश्यू डेथ। ठीक है, तो अगर ब्लड नहीं जा पाएगा तो डिसफंक्शन हो जाएगा, टिश्यू की डेथ हो जाएगी। उसी तरह अगर हाई प्रेशर हो जाता है, मतलब हाइपरफ्यूजन हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, एंड ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हाइपरटेंशन इज नॉट अ गुड थिंग, इट विल कॉज एंड ऑर्गन डैमेज एंड इट इज़ द वन ऑफ द मेजर रिस्क फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। आई एम टॉलिंग कि अगर इफ देयर विल बी हाइपरटेंशन, दैट इज हाइपरटेंशन, दिस कैन लीड टू, ये क्या लीड कर देता है, एंड ऑर्गन डैमेज एंड दिस इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का एक और मेजर रिस्क फैक्टर है। ठीक है, और ये जो हाइपरटेंशन होता है ये क्या लीड कर देता है, दिस लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जो हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों करवाता है, बिकॉज दिस कॉल्ड इन मतलब ऑर्गन को डैमेज कर देगा, इसकी एंडोथेलियम को डैमेज कर देगा, इसीलिए। ठीक है, आई होप यू गेट इट। आफ्टर दैट, जैसे कि वेट हो गया, हाइट हो गया, ठीक है ना, उसी तरह ब्लड प्रेशर हम सारे के इंसान में हमेशा वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद और ब्लड प्रेशर मतलब कोई भी ऐसा थ्रेशोल्ड लेवल नहीं है ब्लड प्रेशर का। ठीक है ना, कि हाँ इतना दम थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर है जिसके बाद मतलब अगर उससे ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। मतलब कि उतना रिजिड नहीं है, बट आफ्टर मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सब पेशेंट्स में देखने के बाद हमने एक क्राइटेरिया बनाया जो दैट आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। ठीक है ना, और टू कैलकुलेट द हाइपरटेंशन हम लोग को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों इंपॉर्टेंट होता है टू फाइंड द रिस्क। ठीक है, अब हम मोस्टली कॉमन भाषा में से सुनते हैं, ठीक है ना, कि इफ़ देयर इज ग्रेटर देन 120/80 mm ऑफ Hg तो सिग्निफिकेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। बट ऐसे में तो मतलब कि वो नॉर्मल है, उसके बाद तो हाइपरटेंसिव टेंशन का ही मतलब सिग्निफिकेंट दिखाता है। बट ऐसे में तो हर इंसान मतलब 50% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, 46% ऑफ द इंडिविजुअल जनरल पॉपुलेशन हमें हाइपरटेंसिव ही दिखेगा। ठीक है ना, बट ये कट ऑफ हर पेशेंट के लिए नहीं होता, ये हमें समझना पड़ेगा कि दिस क्राइटेरिया इस किन किन पेशेंट्स के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे अगर किसी में डायबिटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है ना, तब ये जो लोअर थ्रेशोल्ड है ये एप्लीकेबल होता है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे होते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन कॉजेज होते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंसिव कॉजेज होते हैं। तो अगर हम इसेंशियल हाइपरटेंसिव कॉजेज की बात करेंगे तो जो ये 90 to 95% ऑफ केसेस में इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो इसमें रीनल कॉजेज होता है, एंडोक्राइन कॉजेज होता है, कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज होता है, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज होता है। तो रीनल में अगर आप देखोगे तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो गया, रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस हो जाता है अगर मान ले जाए। ठीक है ना, रीनल वैस्कुलाइटिस हो जाता है, अगर रीनल प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो जाता है, दैट विल डिस्कस वी विल लेटर वन। ठीक है ना, पहले अभी देखते हैं। तो मोस्टली क्या हमें हाइपरटेंसिव क्यों हुआ उसको मतलब जो रीज़न है वो भी दैट वी विल डिस्कस। बट हम अभी इसमें लिखेंगे कि ए स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट, दैट इज द ए स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10% की अगर बात करोगे तो इसमें होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द पेशेंट दे हैव द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो इसका ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है ये कैसे होता है, दे आर रिजल्टिंग, ठीक है ना, फ्रॉम अंडरलाइंग रीनल या फिर एड्रीनल डिजीज़। अब अगर हम एड्रीनल डिजीज़ की बात करोगे तो जैसे कौन कौन से, जैसे प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, फिर फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होते हैं। उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेटली
90% ऑफ जो हाइपरटेंशन होता है, 90% ऑफ हाइपरटेंशन ही क्या होता है, दिस इज इडियोपैथिक, ठीक है ना। और इसी को हम लोग, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है ना। और ऐसा मतलब कि ऐसा इट सीम्स लाइकली कि जो हाइपरटेंशन होता है वो मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। मतलब कि मल्टीपल जीन पॉलीमॉर्फिज्म और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण सब मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है ना। हाइपरटेंशन जो बेसिकली होता है, बेसिकली जो हाइपरटेंशन है वो राइट, हाइपरटेंशन दिस इज द मल्टी फैक्टोरियल, दिस इज मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर। और ये कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू cumulative effect of multiple genetic polymorphism plus interacting environmental factor। तो ये मैंने क्यों बोला कि मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स की जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म से भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी, ठीक है ना, इंटरैक्टिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हाइपरटेंशन है वो एज के साथ बढ़ जाता है। और ये जो अफ्रीकन पॉपुलेशन होते हैं ना, उसमें जो हाइपरटेंशन के शिकार है, जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उनमें जो अफ्रीकन जो हाइपरटेंशन के शिकार ज़्यादा होता है, इसीलिए, ठीक है। और जो हाइपरटेंशन एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क तो बढ़ाता ही है, ठीक है ना। हाइपरटेंशन और क्या करवाता है, ये कार्डियक हाइपरट्रॉफी भी करवाता है, हार्ट फेलियर भी करवाता है, ठीक है। दैट वी विल गोइंग टू राइट कि मतलब कि जो ये हाइपरटेंशन है ये क्या करता है, दिस कॉज द इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद जो हाइपरटेंशन होता है वो क्या कॉज करता है, दे कॉज कार्डियक हाइपरट्रॉफी, कार्डियक हाइपरट्रॉफी करवाता है, हार्ट फेलियर करवाता है। हार्ट फेलियर मतलब दिस इज द हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। आफ्टर दैट ये करवाता है मल्टी इन्फ्रैक्ट डिमेंशिया। आफ्टर दैट ये करवाता है एरोटिक डाइसेक्शंस, ठीक है। और क्या करवाता है, रीनल फेलियर। तो हमने क्या देखा कि जो हाइपरटेंशन होता है इट कॉजेज द इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का इंक्रीज रिस्क रहता है हाइपरटेंशन के कारण। हाइपरटेंशन और क्या करवाता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी करवाता है, हार्ट फेलियर करवाता है, मल्टी इन्फैक्ट डिमेंशिया करवाता है, एरोटिक डाइसेक्शंस करवाता है एंड रीनल फेलियर करवाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हाइपरटेंशन होता है टिपिकली ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, ठीक है ना, जब तक कि एकदम लेट टाइम पे ना आ जाए, ओके। और मतलब कि सीवियरली एलिवेटेड जो प्रेशर होता है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो कभी कभी क्या होता है कि क्लिनिकली साइलेंट रहता है बहुत सालों तक। मतलब पहले तो हाइपरटेंशन एसिम्प्टोमेटिक रहता है बहुत दिनों तक, और बहुत दिनों तक एलिवेटेड प्रेशर जो होता है वो साइलेंट रहता है। अगर हम लोग उसको ऐसे ही लेफ्ट एंड छोड़ दिए तो रफली जो हाफ ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज से या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से डेथ कर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं स्ट्रोक से भी डेथ कर जाते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट भी जैसे हम लोग करेंगे ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग से, ठीक है ना, वो डेथ रेट को कम कर देता है। तो हमने क्या क्या देखा कि जो हाइपरटेंशन है इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस दैट कॉज द कार्डियक हाइपरट्रॉफी, दैट कॉज द हार्ट फेलियर, दैट कॉज मल्टी इन्फ्रैक्ट डिमेंशिया, दैट कॉज एरोटिक डाइसेक्शन, दैट कॉज रीनल फेलियर। उसके बाद जो हाइपरटेंशन होता है वो टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक रहता है अंतिम लेट तक, ठीक है ना। और चूँकि ये मतलब कि साइलेंट रहता है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, बहुत सारे हाफ ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट इस्केमिक हार्ट डिजीज से मर जाते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से मर जाते हैं, स्ट्रोक से मर जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग से, ताकि वो रिड्यूस करें इंसिडेंट ऑफ डेथ को, ओके। उसके बाद फिर हम उसके बाद देखते हैं कि ये देख लिया फिर कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं, हाइपरटेंसिव पर्सन, ठीक है ना, ये वो क्या शो करते हैं, दे शो रैपिडली राइजिंग ब्लड प्रेशर, मतलब कि रैपिडली राइजिंग ब्लड प्रेशर उनमें शो करता है, ठीक है ना। दिस इज द स्मॉल परसेंटेज ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें स्लो मतलब कि बहुत जल्दी से ब्लड प्रेशर रेस करता है, और अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ दें, इफ़ अनट्रीटेड देन वो पर्सन जो होता है, पर्सन 1 to 2 ईयर में डाई कर जाएगा।
और इस तरह के हम लोग हाइपरटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करेंगे तो 200/120 mm ऑफ Hg इसकी मतलब बीपी आपको मेजर होगा, ठीक है। और रीनल फेलियर, रीनल हेमरेज, एक्सक्यूड्यूट, विद और विदाउट पैपिलेट एडिमा, ठीक है ना, ये सब आपको दिखेगा इसमें। तो इसमें और क्या क्या होता है, ऐसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या क्या आपको दिखेगा, देयर विल बी रीनल फेलियर, देयर विल बी रेटिनल हेमरेज, मतलब किडनी फेल करेगा। फिर क्योंकि रेटिना इज तो मतलब तो सेंसिटिव ऑर्गन है, तो रेटिनल हेमरेज हो जाता है, एक्सक्यूडेड निकल जाता है, ठीक है ना, मतलब स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व हो जाता है, जो क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत बढ़ गया है। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, दैट विल बी वी विल सी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है, बीपी जो होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट, ये फंक्शन होता है कार्डियक आउटपुट का और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये दोनों से होता है बीपी, ठीक है ना। और ये जो दोनों हैं कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ये बहुत सारे मल्टीपल जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो दिस बोथ आर influenced by multiple genetic and environmental factors। अब इसके बाद कार्डियक आउटपुट देखिए, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस देख लिया। अब उसके बाद जो कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना, और हार्ट रेट। ये स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का फंक्शन होता है, ठीक है। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम का जो डिटर्मिनेंट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या होता है, दिस इज द फीलिंग प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, दिस इज द फीलिंग प्रेशर, ठीक है। और ये रेगुलेट कैसे होता है, दिस इज रेगुलेटेड थ्रू सोडियम हीमोस्टैसिस। कि कार्डियक आउटपुट मैंने क्या बोला, जैसे फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना, और हार्ट रेट का भी। कार्डियक आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। सबसे पहले हमने बोला कि ब्लड प्रेशर में हमने बोला कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, फिर हमने बोला कार्डियक आउटपुट, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिटरमिनेंट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का, फीलिंग प्रेशर होता है, ठीक है ना। फीलिंग प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना फील हुआ, तो रेगुलेट कैसे होगा, सोडियम हीमोस्टैसिस से। क्यों, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जितना आएगा उसी पे ना। और हार्ट रेट कैसे होता है, तो हार्ट रेट की अगर हम बात करेंगे तो हार्ट रेट एंड कार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जो कि दूसरा फैक्टर होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। ये रेगुलेट कैसे होता है, दिस इज रेगुलेटेड बाय अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक सिस्टम। दिस इज कैसे रेगुलेट होता है, अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से। दिस हमने देखा कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम, जो फीलिंग प्रेशर पर डिपेंड करता है, जो कि रेगुलेट होता है सोडियम से, ठीक है। सोडियम जितना वाटर आएगा इससे, ठीक है ना, सोडियम से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, एट्रियल नाइट्राइटिक पेप्टाइड से। और हार्ट रेट जो होता है वो मायोकार्डियम, मतलब मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इससे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने देखा कार्डियक आउटपुट। फिर दूसरा में हम देखेंगे दैट विल बी द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये कार्डियक आउटपुट हो गया। नाउ आफ्टर दैट देयर इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर हम लोग पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो किससे रेगुलेट होता है, दिस इज रेगुलेटेड प्रीडोमिनेंटली at the level of arterioles, ठीक है ना। ये प्रीडोमिनेंटली रेगुलेट होता है एट द लेवल ऑफ आर्टेरियोल्स, ठीक है ना। कैसे, बाय न्यूरल एंड हार्मोनल इनपुट,
हम समझ पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, रेगुलेट होता है प्रीडोमिनेंटली एट द लेवल ऑफ आर्टेरियोल्स, ठीक है, कैसे न्यूरोनल और हार्मोनल इनपुट से। फिर हम लोग एक चीज़ और, पेरिफेरल रेजिस्टेंस में जैसे ब्लड वेसल की बात करेंगे ना, ठीक है ना, ब्लड वेसल में ही ये सब होता है। और तो इसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये वैस्कुलर टोन पे डिपेंड करता है। तो जो वैस्कुलर टोन जो बेसिकली होता है, दिस इज बैलेंस बिटवीन वैसोकंस्ट्रिक्टर और वैसोडाइलेटर, ठीक है, इट इज द बैलेंस बिटवीन वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड वैसोडाइलेटर। अगर वैसोकंस्ट्रिक्टर की बात करेंगे तो कौन कौन से वैसोकंस्ट्रिक्टर होगा, देयर विल बी द एंजियोटेंसिन 2, देन आफ्टर दैट कैटेकोलामाइंस, ठीक है, देन एंडोथेलियम। फिर वैसोडाइलेटर की बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, एनो। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि जो रेजिस्टेंस वेसल होते हैं, ये क्या करता है, दिस एग्जिबिट ऑटो रेगुलेशन, ये क्या एग्जिबिट करते हैं, ऑटो रेगुलेशन को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है ना। और जो इंक्रीज ब्लड फ्लो है, अगर किसी वेसल्स में से ब्लड फ्लो बढ़ गया तो क्या करेगा, तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि वो वैसोकंस्ट्रिक्टर करवाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है ना, ताकि वो किसी भी टिश्यू को हाइपर परफ्यूजन होने से बचा सके, ठीक है ना। और ब्लड ये तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद क्या है कि जो ब्लड फ्लो है, ब्लड प्रेशर जो है वो फाइन ट्यून्ड होता है, फाइन ट्यून्ड बाई टिश्यू पीएच से और हाइपोक्सिया से भी, ठीक है ना, किससे टिश्यू पीएच से और हाइपोक्सिया से भी फाइन ट्यून्ड होता है, जो कि अकोमोडेट करता है लोकल मेटाबॉलिक डिमांड्स को, ठीक है, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जैसे अगर हमें वैस्कुलर टोन को मेंटेन करना है, ब्लड वॉल्यूम को एडजस्ट करना है, सोडियम बैलेंस को एडजस्ट करना है, तो क्या होता है कि कुछ फैक्टर से रिलीज होते हैं, कहाँ से, किडनी से रिलीज होते हैं, एड्रिनल से रिलीज होते हैं, मायोकार्डियम से रिलीज होते हैं, ताकि वो इंटरेक्ट करे और वैस्कुलर टोन को इन्फ्लुएंस करे और रेगुलेट कर पाए ब्लड वॉल्यूम को बाय एडजस्टिंग सोडियम वॉल्यूम को एडजस्ट करके, ठीक है ना। तो जैसे ये कैसे होगा, जैसे किडनी जो होता है वो फिल्टर करता है 170 लीटर ऑफ प्लाज्मा, जिसमें 23 मोल ऑफ सॉल्ट रहता है, ठीक है। तो क्या करता है कि 99% ऑफ जो फिल्टर्ड 0.5 फिल्टर्ड सॉल्ट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, ताकि वो मेंटेन कर सके टोटल सोडियम लेवल को। फिर जो 98% ऑफ फिल्टर्ड जो सोडियम होता है, 99% फिल्टर हुआ सॉल्ट को, 98% जो फिल्टर्ड सोडियम है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह, ठीक है ना। और जो रिमेनिंग सोडियम जो बचा हुआ सोडियम है उसको भी रिएब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं एपिथेलियम सोडियम चैनल, इनैक चैनल से, जो कि टाइटली रेगुलेटेड किससे होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से, ओके। और यही पूरा पाथवे है जो कि नेट सोडियम बैलेंस को डिटरमाइन करता है। उसके बाद जो किडनी होता है और हार्ट में जो सेल्स होते हैं वो सेंस करता है क्या को, चेंज इन ब्लड प्रेशर को, वॉल्यूम को, ठीक है ना। इन रिस्पॉन्स में क्या होता है, सेल रिलीज करता है सर्कुलेटिंग इफेक्टर को, जो कि एक्ट करता है और मेंटेन करता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि टू मेंटेन नॉर्मल वैस्कुलर टोन and to regulate blood volume, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू एडजस्ट द सोडियम बैलेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि देयर आर फैक्टर जो कि कौन रिलीज करता है, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम किडनी, देन एड्रिनल ग्लैंड, देन मायोकार्डियम, ठीक है ना, ये इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसे किडनी जो भी सॉल्ट लेता है तो उसमें जो 99.5% जो सोडियम होता है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। सॉरी, मेरा मतलब था कि जो किडनी पूरा का पूरा जो सॉल्ट लेता है उसमें जो 99% ऑफ जो सोडियम होता है उसको रीअब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ठीक है ना, शुड बी रीअब्जॉर्ब। तो अब इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, तो अगर इसका हम बात करेंगे तो 98% जो इसका 98% जो होता है वो कैसे होता है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग है, वो होता है किससे, बाय द इनैक एपिथेलियल सोडियम
चैनल से एब्जॉर्ब होता है। और जो इनएक वाला होता है ये क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से जो होता है वो पूरा का पूरा टाइटली रेगुलेटेड होता है। दिस वाज द थिंग। आफ्टर दैट जो किडनी और हार्ट होता है वो कंटेन करता है सेल, ठीक है ना, जो मैंने बोला कि फैक्टर रिलीज होता है किडनी से, ठीक है ना, मायोकार्डियम से, एड्रिनल ग्लैंड से। तो जो किडनी और हार्ट जो होता है वो सेल कंटेन करता है जो कि सेंस करता है ब्लड प्रेशर को, वॉल्यूम को, ठीक है ना। और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये सेल जो होता है रिलीज करता है सर्कुलेटिंग इफेक्टर्स जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो किडनी एंड हार्ट जो होता है, किडनी एंड हार्ट, इसमें क्या होता है, दे कंटेन द सेल, इसमें सेल होता है जो कि सेंस करता है चेंज इन ब्लड प्रेशर या फिर वॉल्यूम, जो कि ब्लड प्रेशर में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो उसको सेंस करता है। और इसके रिस्पॉन्स में इन रिस्पॉन्स टू दिस वो फैक्टर रिलीज करता है, रिलीजियस फैक्टर, ठीक है ना, एंड जो कि टू मेंटेन नॉर्मल बीपी, ठीक है ना। किडनी जो होता है इन्फ्लुएंस करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को और सोडियम एक्सक्रीशन को, रिटेंशन को, ठीक है ना। कैसे, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे जो किडनी बेसिकली होता है ना, किडनी दिस इन्फ्लुएंसेस द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड सोडियम एक्सक्रीशन को एंड रिटेंशन को, ये किससे करता है, दिस इज बाय रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम्स। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि ठीक है, ये तो हमने देखा किडनी और जो हार्ट होता है वो सेंस कर लेता है बीपी के चेंजेस को, इससे फिर वो रिलीज़ करता है। और किडनी जो होता है इन्फ्लुएंस होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस से, सोडियम एक्सक्रीशन से, ठीक है ना, किससे, रास से। तो अब इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि रेनिन, तो रेनिन जो बेसिकली क्या है, दिस इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये कौन प्रोड्यूस होता है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय रीनल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली जो होते हैं रीनल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मायोएपिथेलियल सेल होता है जो कि कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियोल के पास होता है, ठीक है। अब उसके बाद रेनिन जो होता है रिलीज होता है कैसे, इन द रिस्पॉन्स टू लो ब्लड, जैसे कभी भी लो ब्लड प्रेशर हुआ एफरेंट आर्टेरियोल्स में तो रेनिन रिलीज होता है, ठीक है ना। और रेनिन इस रिलीज मतलब लो ब्लड प्रेशर इन एफरेंट आर्टेरियोल्स में हुआ, ठीक है ना, और या फिर एलिवेटेड लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामाइंस हुआ, या फिर लो सोडियम लेवल है डिस्टल कॉन्वेक्युलर रीनल ट्यूब्यूल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो रेनिन होता है, रेनिन कब रिलीज होता है, तो रेनिन जो होता है इट इज रिलीज्ड in response to लो बीपी, कहाँ पे, इन एफरेंट आर्टेरियोल्स में, ओके। और क्या क्या, एंड देयर इज एलिवेटेड लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामाइंस, और क्या होता है, लो सोडियम लेवल इन डिस्टल कॉन्वैक्युलेटेड रीनल ट्यूब्यूल। तो रेनिन बेसिकली क्या है, दिस इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है ना, जो कि रीनल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होता है, ठीक है ना। और रीनल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल क्या होता है, ये मायोएपिथेलियल सेल होता है जो कि ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियोल के पास होता है। और रेनिन कब रिलीज होता है, जब भी कभी एफरेंट आर्टेरियोल में लो बीपी हो रहा है, ठीक है ना, व्हेन देयर इज एलिवेटेड लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामाइंस, ठीक है ना, सब कैटेकोलामाइंस जब ज़्यादा हो गया है या फिर सोडियम लेवल भी कम हो गया है, ठीक है ना, ये डिस्टल कॉन्वेक्युलर फील होगा। तो और ऑफ कोर्स ये जो अब मैंने बोला कि लो सोडियम में कब होगा, जब ग्लोमेरुलर ये दिस विल अकर व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल डिक्रीज। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप देखते हो तो कार्डियक आउटपुट अगर कम है, ठीक है ना, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज सोडियम रिटेंशन, ठीक है ना। इससे क्या होगा फिर, दिस विल लीड टू इंक्रीज सोडियम रिटेंशन बाय प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये है। तो ये हमने रेनिन का पहला देख लिया। उसके बाद फिर रेनिन क्या करता है, रेनिन जो होते हैं ये क्लीव कर देता है, दिस क्लीव द
प्लाज्मा एंजियोटेंसिनोजन को किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि फिर किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 में, किससे, एस कन्वर्टिंग एंजाइम से। और जो ये दिस इज AC जो होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, ये बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियम। ठीक है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, ये क्या करता है, दिस इंक्रीज BP। ठीक है। कैसे, बाय इंड्यूसिंग, क्या इंड्यूस करता है, बाय इंड्यूसिंग द वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। उसके बाद क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन बाय एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद और क्या करता है, दिस इंक्रीज द ट्यूबुलर सोडियम रिजॉर्प्शन। ओके। और जो एड्रिनल एल्डोस्टेरोन, ये हमने देख लिया। तो क्या क्या करता है, तो हमने देखा कि रेनिन जो होता है क्लीव करता है प्लाज्मा एंजियोटेंसिनोजन को। प्लाज्मा में होता है ना एंजियोटेंसिनोजन, इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। प्लाज्मा एंजियोटेंसिनोजन होता है, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, जो कि एंजियोटेंसिन में 2 में चेंज होता है बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कैसे रिलीज होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियम। अब जो एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो इंक्रीज करता है BP। और कैसे, ये सबसे पहले इंड्यूस करता है वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ये फिर स्टिमुलेट कर देता है एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, किससे हम आगे देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को एड्रिनल ग्लैंड से बढ़ा देता है और ट्यूबुलर सोडियम रिजॉर्प्शन करवा देता है। अब जैसे एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो क्या करवाएगा, दिस विल इंक्रीज द BP। ठीक है। कैसे, बाय इंक्रीज सोडियम रिजॉर्प्शन। और वाटर का भी, कहाँ पे, इन DCT, जो कि इंक्रीज कर देता है ब्लड वॉल्यूम को। ये हो गया। ओके। आफ्टर दैट किडनी जो होता है वो क्या करता है, ये वेराइटी ऑफ वैस्कुलर रिलैक्सिंग सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, जैसे कि इंक्लूडिंग जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करता है, NO को रिलीज करता है। ठीक है ना। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो NO है, ये बेसिकली क्या करता है, दिस इज द काउंटर बैलेंस द वेसोप्रेसर इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन। तो क्या देखा कि जो किडनी होता है बहुत सारा रिलैक्सिंग सब्सटेंस को रिलीज करता है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये काउंटर बैलेंस की तरह काम करता है। कैसे, जो एंजियोटेंसिन है उसके वेसोप्रेसर इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करता है। और एक और भी होता है, दैट इज द मायोकार्डियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। मायोकार्डियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो कि रिलीज होता है फ्रॉम एट्रियल। ठीक है ना। और कुछ वेंट्रिकुलर से भी रिलीज होता है। ठीक है ना। और मायोकार्डियम जो होता है रिस्पॉन्स टू वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इनिबिट कर देता है सोडियम रिजॉर्प्शन को इन डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल में। उससे क्या होता है कि सोडियम एक्सक्रीशन और डायोरेसिस करवाता है, जो कि इंड्यूस करवाता है सिस्टमिक वैसोडाइलेशन को। तो बेसिकली जो की कंसेप्ट है ना ब्लड वेसल रेगुलेशन में, क्या है कि ब्लड वेसल डिटरमाइन कैसे होता है, हम पढ़ेंगे वैस्कुलर रेजिस्टेंस से, कार्डियक आउटपुट से। और वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो रेगुलेट किस पे होता है, द लेवल ऑफ आर्टेरियोल, जो कि न्यूरोनल और हार्मोनल इनपुट से ये होता है। फिर कार्डियक आउटपुट जो होता है वो डिटरमाइन होता है हार्ट रेट से और स्ट्रोक वॉल्यूम से। ठीक है। और जो कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मतलब ब्लड वॉल्यूम से, तो वही सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मतलब वही कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगेन देन उसके बाद हम देखते हैं द पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। Now we are going to look the पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। तो अगर हम देखें तो जो वास्ट मैच्योरिटी दैट इज़ द 90 to 95% जो हाइपरटेंशन होते हैं ना बेसिकली ऑफ हाइपरटेंशन, ये कैसे होते हैं, दिस इज द इडियोपैथिक होते हैं। ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्टिंग जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम लोग मतलब स्पेसिफिक रीज़न को नहीं भी जानेंगे, बट ये रीजनेबल हो जाता है कि
कि स्मॉल चेंज, छोटा सा भी चेंज होगा रीनल सोडियम हीमोस्टेसिस में या फिर वेसल वॉल के टोन में और स्ट्रक्चर में, देन दैट विल कॉज द इसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि 90 to 95% ऑफ जो हाइपरटेंशन होता है इडियोपैथिक होता है। ठीक है ना, और इंटरेक्टिंग जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है। ठीक है ना, और हम लोग नहीं जानेंगे इवन विदाउट नोइंग द स्पेसिफिक लीजन। ठीक है ना, मतलब कि ये रीजनेबल है कि इफ देयर इज स्मॉल चेंज इन रीनल फंक्शन, रीनल सोडियम हीमोस्टेसिस एंड वेसल वॉल टोन, ठीक है ना, दिस विल कॉज द इसेंशियल हाइपरटेंशन। तो ये तो हमने देख लिया कि ठीक है इसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है ना, तो अगर हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो बहुत सारे पाथवे हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो देयर विल बी लाइक एग्जांपल देयर कुड बी रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन। रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो गया है, जिससे क्या हुआ कि देयर इज डिक्रीज ग्लोमेरुलर फ्लो। तो क्या हुआ, द रीनल आर्टरी में क्या हुआ, देयर इज स्टेनोसिस। ठीक है, और रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस होने से क्या हुआ, देयर इज डिक्रीज ग्लोमेरुलर फ्लो। ठीक है, और जिससे क्या हुआ कि जो प्रेशर है, प्रेशर इन एफरेंट आर्टीरियोल ऑफ ग्लोमेरुलस भी डिक्रीज कर गया। अब जैसे प्रेशर इन एफरेंट ग्लोमेरुलर रिड्यूस किया तो ये क्या करेगा, दिस विल इंड्यूस द रेनिन सिक्रीशन। ठीक है, इट विल इंड्यूस द रेनिन सिक्रीशन, और रेनिन सिक्रीशन से क्या हो जाएगा, दिस विल लीड टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड वैस्कुलर टोन वया एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन पाथवे। ठीक है, तो रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हो मतलब कि रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस हुआ, जिससे क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फ्लो कम हो गया। ठीक है ना, एफरेंट आर्टरीओल्स और ग्लोमेरुलस में भी प्रेशर कम हुआ। ठीक है ना, ये क्या करता है कि रेनिन का सिक्रीशन को इंड्यूस करवा देता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि उससे इंड्यूस हुआ था रेनिन सिक्रीशन। ठीक है ना, रेनिन सिक्रीशन क्या कर देता है, दिस लीड टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड वैस्कुलर टोन को भी इंक्रीज कर देता है। और क्या कैसे, भाया द एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे। तो ये हो गया एक कि हाँ इससे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो तो हाइपरटेंशन का कॉज। सेकंड में हम देखते हैं कि सेकंड कॉज जैसे कि हो गया, जैसे प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। ये इडियोपैथिक भी हो सकता है। ठीक है ना, और ये कभी कभी एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिंग इट कैन बी ड्यू टू एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिंग एड्रिनल एडिनोमा के कारण भी होता है एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिंग। ठीक है, उसके बाद और भी होता है जैसे कि देयर इज सिंगल जीन डिसऑर्डर। ये क्या होते हैं, दे आर सीवियर बट दे कॉज, मतलब इट कॉजेज द सीवियर बट रेयर फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, जैसे इसमें अगर आप बात करोगे तो जैसे जीन डिफेक्ट होता है जो कि अफेक्ट करता है एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन एल्डोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म, एग्जांपल एल्डोस्टेरोन सिंथेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ओके, तो जेनेटिक डिफेक्ट्स में क्या हो जाएगा, जो कि जीन डिफेक्ट जो कि अफेक्ट करता है एंजाइम जो कि इन्वॉल्व्ड इन एल्डोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म। जैसे कि एग्जांपल में क्या क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल इज एल्डोस्टेरोन सिंथेज, देन 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, देन 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो जीन डिफेक्ट जो कि अफेक्ट करता है एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द एल्डोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म, जैसे कि एल्डोस्टेरोन सिंथेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। और ये क्या करता है, दिस लीड टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन
और जिससे क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन सॉल्ट और वाटर का रिजॉर्प्शन करवाता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि देयर इज प्लाज्मा में जो वॉल्यूम होता है उसमें एक्सपेंशन होता है, और इससे क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो एक हो गया जेनेटिक जीन डिफेक्ट। और दूसरे में और क्या होता है, देयर इज म्यूटेशन दैट अफेक्टिंग प्रोटीन दैट इन्फ्लुएंस सोडियम रिजॉर्प्शन। मतलब कि म्यूटेशन होता है जो कि अफेक्ट करता है प्रोटीन को, जो कि इंड्यूस करता है सोडियम रिजॉर्प्शन को। तो इसका मतलब क्या समझे कि जो म्यूटेशन होता है अफेक्ट करता है प्रोटीन को, जो कि इन्फ्लुएंस करता है सोडियम रिजॉर्प्शन को। जैसे एग्जांपल में कि मॉडरेटली सीवियर फॉर्म ऑफ जो सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिडल सिंड्रोम्स, ठीक है। तो मॉडरेटली सीवियर फॉर्म ऑफ सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन को बोलते हैं लिडल सिंड्रोम, जो कि कॉज होता है बाय म्यूटेशन इन द एपिथेलियल सोडियम चैनल, ठीक है ना, जो कि इंक्रीज कर देता है डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन रिस्पॉन्स टू एल्डोस्टेरोन। तो क्या सिंगल जीन डिसऑर्डर में क्या देखे कि सीवियर करता है, बट रेयर फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन है, बट ये करता है तो सीवियर करता है। दैट इज सिंगल जीन रिफर सबसे पहले कि जो कि एल्डोस्टेरोन को मेटाबॉलिज्म, जैसे एल्डोस्टेरोन सिंथेज 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये क्या करता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन में करता है, जो कि इंक्रीज कर लेता है सॉल्ट एंड वाटर रिजॉर्प्शन को, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन, और उससे क्या हाइपरटेंशन हो जाता है। और म्यूटेशन अफेक्ट कर देता है प्रोटीन को, जो कि इन्फ्लुएंस करता है सोडियम रिजॉर्प्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो मॉडरेटली सीवियर फॉर्म ऑफ सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं लिडल सिंड्रोम। ये कैसे होता है, जैसे म्यूटेशन ऑफ एपिथेलियल सोडियम चैनल, जो कि इंक्रीज कर देता है डिस्टल ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन रिस्पॉन्स टू एल्डोस्टेरोन। आफ्टर दैट हम इसमें देखेंगे कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन। व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ, मतलब क्या क्या मैकेनिज्म है एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है ना। तो मतलब कि जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो काउज करते हैं हाइपरटेंशन, मतलब मल्टीपल जेनेटिक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जैसे कि अगर आप इसेंशियल हाइपरटेंशन की मैं बात करूँ, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का तो मैंने कुछ चीज़ें बताया। तो जैसे एक होता है कि जेनेटिक फैक्टर, देयर इज जेनेटिक फैक्टर। तो अगर लोग जेनेटिक फैक्टर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू बीपी रेगुलेशन। तभी ऐसा बोला गया है कि सेवरल सिंगल जीन डिसऑर्डर जो होते हैं वो कॉज करते हैं रिलेटिवली रेयर फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है ना। जैसे अल्टर करते हैं सोडियम के एब्जॉर्प्शन को किडनी में, ठीक है ना। उसके बाद जो दिस वन आई थिंक, फिर सेकेंड जैसे कि आप देखो इनसफिशिएंट रीनल सोडियम एक्सक्रीशन, ठीक है ना। आफ्टर दैट देयर इज वैसोकंस्ट्रिक्टिव इन्फ्लुएंसेस, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंड्यूस करवा देते हैं वैसोकंस्ट्रक्शन को, ठीक है ना, या फिर वो स्ट्रक्चरल चेंज करवा देते हैं वेसल को, ठीक है। एंड दैट कैन लीड टू इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, एंड दैट प्ले अ रोल इन द एसेंशियल हाइपरटेंशन। उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया, हैवी साल्ट कंजप्शन हो गया, सब के सब हाइपरटेंशन को इम्प्लीकेट करते हैं। ओके, आफ्टर दिस एक पॉइंट है दैट इज द वैस्कुलर पैथोलॉजी इन हाइपरटेंशन, ठीक है। तो जो हाइपरटेंशन होता है वो एक्सेलरेट नहीं करता एथेरोजेनेसिस को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटेंशन डज नॉट एक्सेलरेट द एथेरोजेनेसिस, बट क्या करता है कि डिजेनरेटिव चेंजेस कर देता है वॉल ऑफ लार्ज एंड मीडियम आर्टरीज में, जो जिससे कि क्या होता है एरोटिक डाइसेक्शंस हो जाते हैं और सेरेब्रोवैस्कुलर हेमरेज हो जाता है। भाई क्या काउज करता है, इट काउज डिजेनरेटिव चेंजेस इन द वॉल ऑफ लार्ज एंड मीडियम आर्टरी, ठीक है ना, जिससे क्या होता है दिस लीड टू एरोटिक डाइसेक्शन, इससे हो जाता है एरोटिक डाइसेक्शंस हो जाते हैं और सेरेब्रो वैस्कुलर हेमरेजेस हो जाता है, ठीक है। अब जो मतलब स्मॉल ये तो हमने लिखा कि ठीक है ये मीडियम और लार्ज हमने लार्ज आर्टरीज में बताया, मीडियम एंड लार्ज आर्टरीज में कि हाँ इसमें डिजेनरेटिव
चेंजेस कर देते हैं लार्ज और मीडियम आर्टरी में, अंदर कैन लीड टू एरोटिक डाइसेक्शन, सेरेब्रोवास्कुलर हेमरेज। बट अगर हम लोग देखते हैं कि स्मॉल वेसल्स में देयर आर 3 फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसल डिजीज जो कि हाइपरटेंशन रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से, ऐसे हाइलिन एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, तो ऐसे सबसे पहले हम लिखेंगे हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होते हैं, जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, वो क्या होता है, होमोजीनस होता है एंड दैट इज़ द पिंक, ठीक है। ये हाइलिन थिकनिंग होता है, ठीक है ना, किसके अराउंड ल्यूमेन, ठीक है। अब क्या क्या हमने देखा कि जो आर्टेरियोल होता है वो क्या शो करता है, होमोजीनस पिंक और हाइलिन थिकनिंग, ठीक है ना, और ल्यूमेन भी हो गया और नैरो हो गया, ठीक है ना। ये चेंज रिफ्लेक्ट करता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का लीकेज हुआ अक्रॉस इंजर्ड एंडोथेलियल सेल, और वहाँ पे स्मूथ मसल सेल की मैट्रिक्स सिंथेसिस जो होता है, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक हेमोडायनेमिक प्रेशर ऑफ हाइपरटेंशन वो भी बढ़ जाता है। लेकिन ऑल्दो जो वेसल्स होता है ओल्डर पेशेंट की, जैसे आइदर नॉर्मोटेंसिव, हाइपरटेंसिव, ये फ्रिक्वेंटली एग्जिबिट करते हैं हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और ये मोड जनरलाइज्ड और सीवियर होता है पेशेंट में जिनके पास हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज़ भी है, ठीक है। और एक होता है नेफ्रोस्क्लेरोसिस, ये होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन के कारण। इसमें क्या होता है, तो जो आर्टेरियोलर नैरोइंग होता है वो कॉज कर देता है डिफ्यूज इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल ब्लड सप्लाई और ग्लोमेरुल का स्कैरिंग करवा देता है। ओके, आफ्टर दैट एक होता है हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये लीजन जो होता है सीवियर हाइपरटेंशन में होता है हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जैसे वेसल जो होते हैं एग्जिबिट करते हैं कोसेंट्रिक, मतलब गोल गोल एंड लैमिनेटेड, दैट इज द ओनियन लाइक स्किन, थिकनिंग ऑफ बॉल, और इसमें लुमिनल भी नैरो हो जाता है, ठीक है। और जो लैमिनेशंस होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं स्मूथ मसल सेल के जो कि थिकन रीडुप्लिकेटेड बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में ये एक्म्पेनाई होते हैं वेसल फिब्रिनॉइड डिपॉजिट से और वेसल बॉल नेक्रोसिस से, दैट इज द नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात करेंगे, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन बेसिकली इंक्लूड करता है लेफ्ट हार्ट फेलियर को, कॉन्जेनेटिक हार्ट डिजीज़ को, वाल्व डिसऑर्डर्स को, ऑब्स्ट्रक्टिव और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को, रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलाई को। और ये आर्टरी जो होता है लंग्स में टिपिकली शो करते हैं हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, फाइब्रोटिक इंटीमल थिकनिंग हो जाएगा, मीडियल हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। दिस वाज सम पॉइंट अबाउट द हाइपरटेंशन। थैंक यू एवरीवन।